गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम स्टार्ट करें इस वीडियो में सैम्पल पेपर जो बोर्ड का पेपर था 20 और 21 में आया था होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम इसके स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट 7 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से देखो इसमें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल 1, ठीक है। एक कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस है और लाइन दे रखी है 2 ये वाली, ठीक है। तो इससे हमने एक एरिया फाइंड करके दिखाना है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो एक तो कर्व गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस हमारे पास गिवन है, लाइंस गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टेबल बना ले पहले जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर x y पॉइंट्स यही वाले ले लें जो इसमें लिखे हुए हैं। एक बार x की जगह -1 एक 1, x की जगह -1 लिख लें, एक बार x की जगह 1। इन दोनों के बीच में 0 आती है तो 0 भी लिख लेते हैं, ठीक है। x की जगह -1 का स्क्वायर +1। अगर x की जगह 0 लिखेंगे तो y भी 0, तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। अगर हम इसका स्पीड से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस -x, y एक्सिस -1, y 0, यहाँ पे 1 लगा लें, 1 -1 और ये -1, ठीक है। तो x तो -1 है, y 1 है, x -1 y कितना आ जाएगा 1, x -1 तो y 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा। x 0 तो y 0 आ जाएगा, तो और x 1 है तो y भी 1, तो ये पॉइंट्स आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास एक ये कर्व ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और लाइन बनानी है इसे, एक तो x इज इक्वल टू -1 से, एक 1 से। तो एक तो यहाँ -1 की पोजीशन से एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक 1 की पोजीशन से, और साथ में हमारे पास ये x एक्सिस है। तो ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमने फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 है, ये हमारे पास पार्ट 2 है। अगर मैं इसी से अगर ये वाला एरिया और ये एरिया तो दोनों सेम है ना, अगर इसी से अगर एरिया निकाल दे तो उसको हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में है ये क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल ट्वाइस एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस एरिया निकालने का क्या फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन y dx, क्योंकि हमको सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकाल रहा हूँ, ये तो डबल हो गया ना। तो लिमिट क्या लिखोगे 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से लेकर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर, यहाँ से dx, सिंपल इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड कर दो, वही का वही नीचे लिख दो, लिमिट लगा दो 0 से 1। यहाँ पे 2, एक बार x की जगह 1 लिख दो, एक बार 0। अगर x की जगह 1 लिखें 1/3 और x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। देखो हाउ मैनी arbitrary constants are there in the particular solution of the differential equation। ये हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये कंडीशन दी हुई है। तो कहता है कि इसके अंदर आप कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम इसके अंदर बना सकते हैं, ये हमने बताना है। याद रखो जिस क्वेश्चन में ये कंडीशन लिखी होगी ना, जहाँ पर भी ये कंडीशन लिखी होगी तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर होगा ही नहीं, एक भी उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। इसका मीन तो क्या होता है, पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद एक बार x की जगह 0 लिखना और एक बार y की जगह 1, सॉल्व करने के बाद x की जगह 0 और y की जगह 1। तो इसके अंदर हमने जिस क्वेश्चन में भी इस तरह की कंडीशन कभी भी आप देखिए लिखेंगे मिलेंगे तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो कितनी होंगी, 0, उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, बस क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आ जाए। इसी के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
n की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। इज द फॉलोइंग ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो कहते हैं n की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। होमोजीनियस का क्या मीनिंग होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है जिसके अंदर सबकी पावर क्या हो, सेम हो। अगर पावर सेम है तो वो होमोजीनियस है, नहीं तो नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये वाई पावर 1, टोटल पावर कितनी हो गई 3, 1 और 2, टोटल पावर 3, ये भी 3 पावर है यहाँ पर। तो इस दोनों की जो पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो अगर x की पावर 3 है तो y की भी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग कि n की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 3, अगर ये होमोजीनियस है तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 n = 3 आवर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, या तो ये वाला कर दो या ये दोनों में से कोई एक पार्ट आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। 10th क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहे हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकाल के दिखा दो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4 j। हमारे पास एक ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके अपोजिट जाना है, अपोजिट जाके फिर उसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। जो भी ये वेक्टर दिया हुआ है इसके हमने अपोजिट में जाकर फिर हमने उसका यूनिट बनाना है। यूनिट कैसे निकालते हैं, उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाता था। ठीक है ना, तो उसके हमने अपोजिट जाना था। अपोजिट जाना है ना, तो आप क्या करो, माइनस का है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। हमारे पास ये माइनस में लिखा है ना, तो ये प्लस कर देना, प्लस होता तो माइनस कर दे अगर अपोजिट वर्ड लिखा। अगर अपोजिट नहीं लिखा तो डायरेक्ट इसका यूनिट आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल कितना लिख देंगे 3/4 j। तो हमने इसका यूनिट बनाना है। यूनिट बनाने का क्या फार्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0i 3/4 j प्लस 0k। ठीक है ना, तो इसका हमने यूनिट कैसे बनाएंगे, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो इसका मैग्नीट्यूड साइड पे निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, जो i के साथ लिखा उसका स्क्वायर, j के साथ स्क्वायर, k के साथ स्क्वायर, रूट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और ऊपर ये रूट, स्क्वायर से रूट कट ही गया। ठीक है ना, तो ये का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या करें, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ 0i 3/4 j, यहाँ से 0k। ठीक है, सभी को 3/4 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो 0 ही हो गया, ये 0 ही हो गया। इसको इससे डिवाइड करोगे कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1j। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। बस इतना ही आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। whose two sides are represented by the vectors। कितना है, एक तो लिखा है 2i एंड, और साथ में कितना लिखा हुआ है -3j। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose two sides are represented by the vectors 2i एंड -3j। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड हमारे पास दे रखी हैं, कहता है उसका हमने एरिया फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिख दें। यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी दो साइड हमारे पास गिवन है 2i -3j। तो ये वाली साइड है हमारे पास 2i, और ये साइड लिख लेते हैं हम इसको -3j। ठीक है, इसको a वेक्टर से डिनोट कर लो और इसको b वेक्टर से। हमने इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो एरिया निकालने का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं हाफ, और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर लिख दो 2i और क्रॉस में -3j। ठीक है बेटा, तो जैसे होता है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से आप याद रखो, पहले हाफ लिख लो और दोनों की आपने क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। इसी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो पहले यहाँ पे लिखें हाफ, इधर से 2i लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i 0j 0k। ठीक है, और मल्टीप्लाई -3j को ऐसे लिख सकते हैं 0i -3j और प्लस में 0k। ठीक है, इन दोनों की हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से हम निकाल लेते हैं। पहले लिखो i j k, फिर यहाँ लिख लो 2 0 0 0 -3 0। ठीक है, तो यहाँ से i फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दो, i j k, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, i वाली रो कॉलम को छोड़ दो, क्रॉस ये 0 ये 0, तो 0 -0 हो जाएगा। j वाली रो कॉलम छोड़ दो, 0 -0,
के वाली रो कॉलम को छोड़ दो तो ये -6 -0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास तो 0i बन गया, यहाँ से 0j बन गया और यहाँ से -6k बन गया। तो हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट तो सॉल्व कर ली, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। और अब हम इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इस सारे का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पर आप लिख दो। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ i, स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ j, स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ k। ओके, तो यहाँ से हाफ, ये 0 0 माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दे 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट है ना। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप। ठीक है ना, कहता है कि एंगल फाइंड करके दिखाना है। यूनिट वेक्टर है, ए कैप है, बी कैप है, दोनों के बीच में आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। गिवन दैट ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 1 के है। ए हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, ये गिवन है। बी क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, गिवन है। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल है। तो कहता है कि दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा ए और बी के बीच में, वो हमने फाइंड करके दिखाना है। देखो सबसे पहले हम इसके अंदर गिवन लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो गिवन क्या आपके पास, ये एक कैप लिखा हुआ था। अगर ये कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। बी कैप लिखा, जहाँ पर भी कैप लगा है ना तो इट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये गिवन है। साथ में हमारे पास ये गिवन है कि ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। कहता है कि ए और बी के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये हमने फाइंड करके दिखाना है। ये ए कैप है, ये बी कैप है, और कहता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो वो हमने फाइंड करके दिखाना है। तो आपको याद होगा कि जब हम वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कोस थीटा का फार्मूला लिखा था। कोस थीटा का क्या फार्मूला होता था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देते थे, मैग्नीट्यूड। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जब ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए कैप। जब बी को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, बी कैप, यानी बी यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है ना। तो चलो पहले इसी से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, हमने ये थीटा फाइंड करना है, याद रखें। हमारे पास ये लिखा है ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, याद रखें। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर खोलेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। चलो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, ए की मल्टीप्लाई दोनों से, बी की दोनों से, तो यहाँ पर बन जाए ए कैप डॉट ए कैप और ए कैप डॉट बी, और बी को ए के साथ कर दो और बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू कितना, 1। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। ये बी डॉट ए लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 2a डॉट बी आ जाएगा। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। यहाँ से हमारे पास हो गया 2a डॉट बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना, 1, और ये 1, इस 1 से ये 1 कट हो गया, ये वाला 1 को राइट में ले जाओ, 2a डॉट बी इक्वल टू कितना, -1 हो जाएगा, 1 इस तरफ आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2। ये तो जो गिवन था मैंने उसी से इसको सारे को सॉल्व कर दिया। अब इस तरफ आ जाए, जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना लेना है, कोस थीटा, थीटा निकालें यहाँ से, तो कोस थीटा ए डॉट बी कितना हमारे पास, -1/2। कोस को राइट में ले जाओ, तो यहाँ कोस वाई लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं, कोस वाई लाइन में 1/2 कहाँ पर आता है, 1/3 आई थिंक, cos 60 पे, cos 60 को कैसे लिखते हैं, π/3। अब ये माइनस का अगर हमने इसको हटाना है तो क्या करो, इसको 180 में से माइनस कर दो, तो पाई माइनस π/3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3π में से पाई गया तो कितना बन जाएगा, 2π/3। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, 13। नेक्स्ट है 14th कि फाइंड द 13 सॉरी
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखा दो किसके, नॉर्मल के टू द वाई जेड प्लेन। प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इक्वेशन प्लेन की होती है, डायरेक्शन कोसाइन किसके कहलाते हैं, नॉर्मल के कहलाते हैं, याद रखें, ठीक है ना। चलो पहले एक वाई जेड प्लेन बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर वाई एक्सिस लिख देता हूँ, यहाँ पे जेड एक्सिस लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक्स एक्सिस कह देता हूँ, ठीक है ना। कहता है कि वाई जेड प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन को साइन निकाल कर दिखा दो। तो ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है। देखो इस पूरे प्लेन को हम क्या कहेंगे, वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। ये प्लेन है और इसके ऊपर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। देखो जैसे कि हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। यही लाइन हमारी नॉर्मल लाइन कहलाएगी, ठीक है। और इक्वेशन तो किसकी होती है, प्लेन की, और प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ वाई जेड प्लेन। तो ये वाला है ना हमारे पास, तो इसके क्या बन जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर तो 1 होता है और बाकी वाई और जेड के पॉइंट 0 होते हैं, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएंगे, 1 0 0। क्वेश्चन ख़त्म। सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके बेटा, सिंपल, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम इसमें सोचने में नहीं लगाना, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो वेयर द लाइन, हमारे पास एक ये लाइन दे रखी है, कट द एक्स वाई प्लेन। कहता है हमारे पास एक ये लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है जो कट करती है किसको, एक्स वाई प्लेन को। तो कहता है कौन से पॉइंट पर वो उसको काट रही है वो हमने फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। देखो तो पहले हमें एक एक्स वाई प्लेन बनाने पे कुछ सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट में बस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कहीं भी आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हो, ठीक है। एक लाइन है जो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करती है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और एक लाइन है जो ये वाली जो लाइन है इस प्लेन को काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, ठीक है ना। और मेरे को ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताने हैं। ये एक लाइन है जो इस प्लेन को काटती है इस पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बता दो। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन थी, x + 3 डिवाइड बाई 3, y - 1 डिवाइड में -1, z - 5 डिवाइड में -5। अगर ये इस एक्स वाई प्लेन को काट रही है तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया क्या आ जाते हैं, एक्स वाई जेड। अगर इस प्लेन के एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो जेड का पॉइंट क्या हो जाता है, 0। समझे। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स वाई प्लेन को काटते हैं तो जेड का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आप जेड की जगह 0 पुट कर दे बस। x + 3 डिवाइड में 3, y - 1 बाय -1, जेड की जगह हमने 0 रख दिया, -5 डिवाइड में -5, ठीक है ना। तो यहाँ से x + 3 डिवाइड में 3, y - 1 बाय -1, -5 से -5 कट गया 1। तो एक बार इसको इसके इक्वल लिख लो, इसको इसके इक्वल लिख लो। x + 3 डिवाइड बाई 3 = 1, y - 1 डिवाइड में -1 और ये 1, ठीक है। 3 से इधर ले जाओ मल्टीप्लाई, तो और 3 इस तरफ आएगा तो -1 ऊपर ले जाओ, ठीक है, और -1 परली तरफ ले जाओ +0। तो x भी 0, y भी 0 और ये z वाला पॉइंट भी क्या हो गया, 0। इसको a से डिनोट कर लेते हैं, a x y z। और x के कोऑर्डिनेट 0 आ गए, y के 0 और z तो 0 था ही, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15th। The probabilities of A and B solving a problem independently are 1/3, 1/4 respectively। ये तो NCERT की बुक का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। तो जो NCERT की बुक का क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, स्पीड से।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, कहता है ए और बी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्व करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 1/3 है, बी सॉल्व करता है 1/4, इंडिपेंडेंट अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इफ़ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, कि दोनों को हमने क्या क्या इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि जो प्रॉब्लम है वो क्या होनी चाहिए, सॉल्व हो जानी चाहिए। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ था, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। अगर ए क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसकी प्रायोरिटी, बी सॉल्व करता है उसकी प्रायोरिटी, मैं ए के ऊपर बार लगा देता हूँ। अगर ए क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसकी प्रायोरिटी ये है, ए बार का मतलब ए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता तो इसको 1 में से माइनस कर दो, 3 एलसीएम लोगे तो 3 में से 1 गया 2/3, यहाँ पे बी के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। मतलब बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 4 एलसीएम, 4 में से 1 गया 3/4। अब वो क्या कहते हैं कि ए और बी प्रॉब्लम इज सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बोलो। ए क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ठीक है, बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, ठीक है ना। या फिर बी सॉल्व, ए सॉल्व नहीं करता, बी सॉल्व कर देता है, या फिर ए और बी को दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है ना, दोनों, ठीक है ना। ए सॉल्व कर देता है, बी नहीं करता, ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया, या फिर दोनों ने क्वेश्चन को सॉल्व। इस केस के अंदर ए ने सॉल्व किया, इस केस में बी ने सॉल्व किया, और इस केस में दोनों ने, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में बदल सकता हूँ, और की जगह प्लस हो गया, ए बार इंटरसेक्शन की जगह प्रोडक्ट हो गया, बी और की जगह यहाँ प्लस हो जाता है, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3/12, इधर से 2/12 और यहाँ से 1/12, तो कितना 3 2 5, 5 और 1 6, 6/12 कट कर कितना हो गया 1/2, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन और एनी पर्टिकुलर डे इज 50%, कहता है कि किसी पर्टिकुलर डे पर बारिश होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। अब सीधी सी बात है कि बारिश होगी या नहीं होगी, 50% चांसेज हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, उसने क्या कहा है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक हफ्ते के अंदर पहले 4 दिन बारिश होती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमने बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्या कहते हैं, रेन होने की प्रोबेबिलिटी, रेन का हमने आर से डिनोट कर लिया, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, उस कितने चांसेस थे 50%, 50% है तो परसेंट हटा दे तो डिवाइड में 100, 0 कट हो गई, कितना आ गया 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आर के ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, मतलब बारिश नहीं होती, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 50%, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 50% होगी वो भी, तो इसको 1 में से माइनस कर सकते हैं, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ ऑफ चांसेज है या 50% चांसेज है कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, समझे। तो अब हम क्या करते हैं कि उसने कहा कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि बारिश क्या होती है एक हफ्ते में पहले 4 दिन, क्या लिखिए जो लास्ट लाइन पेपर में लिखे ना वही लिखें, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 4 days, ठीक है, ऑफ द वीक, फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, ठीक है। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी तानी है, रेन ओनली, रेन्स ओनली फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें पहले दिन बारिश हो गई, इंटरसेक्शन, दूसरे दिन बारिश हो गई, तीसरे दिन भी बारिश हो गई, चौथे दिन भी बारिश हो गई, 5वें दिन बारिश नहीं हुई,
छठे दिन बारिश नहीं हुई, सातवें दिन बारिश नहीं हुई। ठीक है ना, पहले हमने 4 दिन बारिश हुई, अगले 3 दिन बारिश नहीं, क्योंकि उसने कहा था पहले 4 दिन बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी आर बार मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगी ना, आज के दिन का दूसरे दिन से क्या लेना देना। ठीक है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 4 टाइम्स हो गया। और ये वाला जो बारिश नहीं हो रही 1 2 3 3 बार लिखना था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आर लिख देते हैं बार, और ये 3 टाइम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 1/2 पावर में कितना 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार कितना 3 टाइम्स, तो ऊपर ये 3, तो 2 पावर 4 2 2 4 2 8 2 16, और यहाँ कितना आ जाए 8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आई थिंक 128। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पहले 16 ही क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के होते हैं, जो मैंने करवा दिया आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलो, मैं अगली वीडियो में मैं इसका तीसरा पार्ट कराता हूँ मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।